नमस्कार मित्रों। इस संध्या में आप मेरे साथ उपस्थित हैं, इससे मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस काव्य मंच से कविता प्रस्तुत करते हुए भी मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। नीतू ठाकुर जी का आग्रह मेरे पास जब आया तो मुझे लगा कि ये संवाद सार्थक होगा और रचनाएं आप तक पहुंचाने का एक अवसर मुझे मिलेगा। मैंने इस ब्लॉग की कई प्रस्तुतियों को देखा है और खुशी की बात यह है कि कलम की सृजनशीलता को रेखांकित करने वाला ये मंच युवा हस्ताक्षरों को विशेष रूप से अवसर दे रहा है। यह निश्चित रूप से एक धनात्मक संकेत दे रहा है। मैं आज इस 1 घंटे के कार्यक्रम में 3 तरह की रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। ज़्यादातर नवगीत होंगे और कुछ दोहे और 2-3 गज़लें, क्योंकि मुझे यह भान हुआ है कि यह ब्लॉग छंदोबद्ध रचनाओं की प्रस्तुति के लिए संकल्परत है। उसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी मुख्य छंद की रचनाओं का पाठ यहाँ नहीं चुना है और केवल जो छांदसिक रचनाएं हैं उन्हीं को लेकर मैं आया हूँ। मित्रगण आने शुरू हो गए हैं। आकाश पांडे जी देख रहे हैं, नीतू ठाकुर जी हैं और अक्षय पांडे जी। मैं यथासंभव आप लोगों का नामोल्लेख और धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, लेकिन प्रस्तुति के दौरान कुछ नाम छूट जाएं तो इसको अन्यथा न लीजिएगा। मेरे लिए सभी विशिष्ट हैं, सभी मान्य हैं और सभी प्रिय हैं। तो मैं थोड़ा अपनी काव्य यात्रा के बारे में संक्षेप में बता दूं ताकि तब तक अन्य मित्र जुड़ सकें। उसके बाद ही मैं रचना पाठ आरंभ करूंगा। आधी शताब्दी से अधिक अरसा हो गया है कलम घसीटते हुए। मेरी डायरी में जो सबसे पुराना गीत अंकित है 1967 का, जब मैं 15 वर्ष का किशोर था, तो वो जब नीर नदी का सूख चुका तब बांध टूटने का भय क्या, तो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद सन 67 से और 72 तक मैं कुछ उस तरह के गीत लिखता रहा जिनका स्वर उतना नवीन तो नहीं कहा जा सकता जो आज नवगीत की स्थिति है। वह बड़े जो कवि थे जिनको मैंने पढ़ा था, हरिवंश राय बच्चन, 8वीं क्लास तक उनका सारा साहित्य मैंने तब पढ़ लिया था, और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का प्रभाव और महादेव वर्मा की कविताओं का प्रभाव, इन 3-4 बड़े कवियों का प्रभाव उस दौर की मेरी कविताओं पर विशेष रूप से रहा। और वे जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो अखबारों में प्रकाशित भी होनी शुरू हो गई थी। तब मैंने लगभग 51 गीतों का एक संग्रह भी प्रकाशित करने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन जब मेरी गीत यात्रा आगे बढ़ी और एमए के दौरान मैंने बच्चन पर शोध करते हुए शोध पत्र एक मैंने एमए के दौरान लिखा था बच्चन पर, तब मैं नवगीत से परिचित हुआ और मुझे लगा कि मुझे इन रचनाओं को अभी रोक देना चाहिए, क्योंकि इनका स्वर उतना नवीन और आधुनिक नहीं है, समकालीन नहीं है। समय आएगा तो आगे देखा जाएगा उनके प्रकाशन के संबंध में। इसलिए मेरा स्वर 1975 के दौरान विशेष रूप से बदलता है। 72, 73, 74 में मैंने कुछ मुख्य छंद की रचनाएं भी लिखी और उन रचनाओं को भी संयोग से नवनीत और दूसरी पत्र पत्रिकाओं में स्थान मिलता रहा निरंतर। और 75 में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ता हूँ और कस्बे से, अपने गांव से चलकर जब इस महानगर में आता हूँ, तो मेरे गीतों का स्वर
यहाँ से विशेष रूप से बदलता है। और 1975 में जब आपातकाल का दौर चल रहा था, उस समय अब सलीबों पर टंगे हैं फूल से महके हुए दिन, ये गीत मैंने लिखा था। और उसके बाद बदलाव निरंतर आता चला गया। 1983 तक की गीतों की जो स्थिति थी, वो मेरे गीत पर्व आया है संग्रह में प्रकाशित हुए वे सारी रचनाएं। और इसमें समकालीन जीवन को अभिव्यक्त करने की कोशिश मैंने विशेष रूप से की। मैं बहुत जल्दी गीतों पर आता हूँ, सिर्फ ये बताते हुए कि फिर 84 से लेकर और 87 तक के जो गीत थे मेरे, वे पंख होते हैं समय के, जो मेरा एक संकलन था, उसमें आए। इस बीच नवगीत जो दशक शंभुनाथ सिंह जी ने संपादित किए थे, और नवगीत अर्शती, उसमें भी रचनाएं आई। फिर 1997-98 में बरगद जलते हैं शीर्षक से मेरा गीत संग्रह आया, जिसमें 88 से लेकर और 98 के बीच के गीत हैं। उसके बाद के असंकलित गीत पत्र पत्रिकाओं में, आकाशवाणी, दूरदर्शन वगैरह पर तो निरंतर पाठकों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जल्दी ही वो संग्रह रूप में आप लोगों के सामने आएंगे। विज्ञात की कलम भी पधार चुके हैं, स्वागत आपका। तो क्यों न कार्यक्रम की शुरुआत एक थोड़े स्मृति मूलक मधुर गीत से की जाए। तो तलखियाँ हैं ज़िंदगी की और समाज की और जीवन की, और सत्ता का शोषण, और भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न सरकारों का जो दमन है, उन सब से जुड़ी हुई रचनाएं भी मैंने लिखी हैं, लेकिन वो सब क्रम से बाद में आएंगी। पहले मैं एक स्मृति मूलक गीत आपके सामने रख रहा हूँ, और मैं शुरू करता हूँ अपना काव्य पाठ कि वे भी दिन थे जब छूने से मैले होते ख्वाब। देखिए, इस गीत के 3 स्टेंजा हैं, और तीनों स्टेंजा देखने में साधारण लगते हैं ऊपर से, लेकिन तीनों में एक क्रमिक विकास है। पहला स्टेंजा एक दैहिक उन्माद को लिए हुए है, एक फिजिकल जो इंटेंसिटी है वो उसमें आपको अधिक मिलेगी। दूसरे स्टेंजा में उसका भावात्मक स्तर जो है वो गहन होता चला जाएगा। और तीसरे में स्मृति मूलकता रचनाओं को और एक गहन स्तर पर ले जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक 3 स्टेंजा का गीत एक लंबी यात्रा तय कर लेता है तीनों स्टेंजास में। तो वे भी दिन थे जब छूने से मैले होते ख्वाब, उन 2 कचनारे होठों को जब टोहा करते होठ, देती देह कपोती सी तब अपने डैने खोल, शाम घटा सी कंधों पर जब झुक जाती बरसात, चिर साथी संयम के होते पग तब डावाडोल, जिन कच्ची सांसों को पीते रुंध जाते थे बोल, जिन कच्ची सांसों को पीते रुंध जाते थे बोल, उनकी ही यादों की अब तक रखती गर्क शराब, वे भी दिन थे जब छूने से मैले होते ख्वाब। रुचि गोपाल जी आए हैं, उनका भी स्वागत। तो वे भी दिन थे जब छूने से मैले होते ख्वाब, उन 2 कचनारी होठों को जब टोहा करते होठ, देती देह कपोती सी तब अपने डैने खोल, शाम घटा सी कंधों पर जब झुक जाती बरसात, चिर साथी संयम के होते पग तब डावाडोल, जिन कच्ची सांसों को पीते रुंध जाते थे बोल, उनकी ही यादों की अब तक रखती गर्क शराब। और आगे धरे धराए रह जाते थे कागज कलम दवात, कुर्सी के पीछे से आज बाहें लेती घेर, आंखों का दर्पण बन जाना तब ही पाए देख, आंखों का दर्पण बन जाना तब ही पाए देख, अंगुलियों ने धीरे धीरे तब ही छुए कनेर, और अभी तक ताजा ही है उसकी भीनी गंध, और अभी तक ताजा ही है उसकी भीनी गंध, साथ पढ़ी पुस्तक में तुमने जो था रखा गुलाब, वे भी दिन थे जब छूने से मैले होते ख्वाब।
और इस गीत का अंतिम स्टेंजा कुछ खास बिंबों को लिए हुए है। उन बिंबों की सघनता ही इस गीत को विशिष्ट बनाती है कि एक पुराने एल्बम से वे खुलते थे तब लॉन, एक पुराने एल्बम से वे खुलते थे तब लान, बैठ जहाँ चुपचाप कभी हम सहलाते थे धूप, लंबी अनबोली यात्राएं की थीं जिनके साथ, लंबी अनबोली यात्राएं की थीं जिनके साथ, वे रंगोली संध्याएं तो गई सिंधु में डूब, विदा कहा करते सूरज को जिस पर जाकर रोज, विदा कहा करते थे सूरज को जिस पर जाकर रोज, चुप्पी से बतियाती है अब उस पुल की मेहराब, वे भी दिन थे जब छूने से मैले होते ख्वाब। वंदना सूची आई हैं, कलम की सुगंध तो प्रस्तुति दे ही रही है, उनका आना भी सार्थक है। तो आशा है धीरे धीरे और मित्र जुड़ते चले जाएंगे। मैं आगे गीत प्रस्तुत करूं उससे पहले एक ही स्टेंजा का वर्तमान पर टिप्पणी करता हुआ एक गीत का स्टेंजा, एक ही स्टेंजा मैं पहले पढ़ रहा हूं और यह निश्चित रूप से हमारे आज के हालात पर है। अब के तो लपटों में ऐसे कलियां होम हुई, अब के तो लपटों में ऐसे कलियां होम हुई, गलियों में सपने जलते हों जैसे गांधी के, कल तक कुछ चेहरे रहते ढके नकाबों से। असामाजिक तत्व पहले भी बहुत थे, लेकिन प्राय छुपे रहते थे, लेकिन विडंबना देखिए, अब उन्होंने चेहरे से नकाब उतार दी है। अब वो खुलेआम घूम रहे हैं कि कल तक कुछ चेहरे रहते ढके नकाबों से, अब तो दाढ़ों वाला मुखड़ा खल खल हंसता है, गुर्राहट चिल्लाहट क्रंदन रातों सुनते हैं, पूरी बस्ती पर जंगल का कब्जा लगता है, पूरी बस्ती पर जंगल का कब्जा लगता है, देह समय की चिथड़ा चिथड़ा, देह समय की चिथड़ा चिथड़ा, नुक्कड़ पर छितरी, उफ कितने पैने पंजे थे, अब के आंधी के, अब के तो लपटों में ऐसे कलियां होम हुई, गलियों में सपने जलते हों जैसे गांधी के। तो ये एक टिप्पणी परक गीत है, एक पैराग्राफ का मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस लॉ को थोड़ा और जलाते हैं, और ये क्रांति जो सामाजिक परिवर्तनों की ज़रूरत है, जिस तरह आम आदमी, अभी हम लोगों ने कोरोना की करुण कथा के दौरान जो असहाय और निर्धन और निर्बल वर्ग था समाज का, खासकर जो मजदूर वर्ग था, उसको किस तरह से हमने कुचले जाते हुए देखा है। उनके सपनों को, उनके जीवन को, उनके पाँवों को, उनके खून से रंगी हुई जो एड़ियाँ हैं, उनकी छाप हमें बहुत सारी सड़कों पर अंकित मिली है। तो ऐसी विडंबनाओं को यदि हमें बदलना है तो हमें क्या कुछ करना होगा, उस एक सामूहिक आह्वान का ये गीत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि थाम लेंगे हाथ जब जलती मशालों को, देख लेना तब लगेगी आग पानी में। ऐसा नहीं है कि हालात बदल नहीं सकते, हालात बदलते हैं और बदलेंगे, और बदलना हमें ही है कि थाम लेंगे हाथ जब जलती मशालों को, देख लेना तब लगेगी आग पानी में। नर्म सपनों की त्वचा जो नोचते पंजे, भोंथरे होंगे वही चट्टान से घिसकर, बहुत मुमकिन थरथराए यह गगन सारा, हड्डियां बारूद हो जाएं सभी पिसकर, रोशनी की सुरंगे हमको बिछानी है। कवि को क्या काम करना है? यह है कवि का काम कि रोशनी की सुरंगे हमको बिछानी है, अंधेरा घुसपैठ करता राजधानी में, थाम लेंगे हाथ जब जलती मशालों को, देख लेना तब लगेगी आग पानी में। और ये क्यों संभव है, कैसे संभव है? इसलिए कि बंद सका दरिया कहाँ है आज तक उसमें बर्फ की जो एक ठंडी कैद होती है।
बन सका दरिया कहाँ है आज तक उसमें बर्फ की जो एक ठंडी कैद होती है। लाजमी है पत्थरों का राज से घटना, सफर में जब चाह खुद मुस्तैद होती है। साहिलों तक कश्तियां खुद ही चली आती, साहिलों तक कश्तियां खुद ही चली आती।